हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है 1857 की क्रांति का टॉपिक हमारा चल रहा है। ये तीसरी क्लास है 1857 की क्रांति की और बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पीछे की 2-3 मिनट में कहानी कहते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ ही लिया होगा कि 1857 की क्रांति की एक डेट फिक्स की जा चुकी थी, 31 मई 1857। ये डेट किसने फिक्स करी थी? अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू ने, जो प्लानिंग पहले ही कर चुके थे लंदन में बैठ के, क्योंकि लंदन में ये लॉर्ड कैनिंग की जो कार्य थे उनसे असंतुष्ट होकर उनकी शिकायत करने के लिए महारानी विक्टोरिया के पास में ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे। और वहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने इनका अपमान किया था और तभी इन्होंने सोच लिया था कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमें वहाँ से भगाया है, हम भी एक दिन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे, भारत से बाहर कर देंगे। इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई पूरी की पूरी और 31 मई एक डेट रख दी कि 31 मई 1857 को हम पूरे भारत में एक साथ आक्रमण करेंगे, एक साथ क्रांति करेंगे। इन्होंने इसके लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मुख्य रूप से कमल और रोटी को रखा था। कमल कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग का प्रतीक था, जहां रोटी सामान्य वर्ग का प्रतीक था। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी वेस्ट बंगाल में। बंगाल की एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। इस बैरकपुर छावनी में 34वीं नैथी इन्फेंट्री के मुख्य सैनिक, मुख्य रूप से उनका नाम था मंगल पांडे। हुआ क्या था कि यहाँ पर एक नई राइफल आई थी ब्राउन बेस की जगह पे, एनफील्ड राइफल। पहले यहाँ पर ब्राउन बेस राइफल चल रही थी जिसको सभी सैनिक यूज कर रहे थे, लेकिन उसकी जगह एक नई बंदूक, एक नई राइफल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस थे उनका प्रयोग किया गया था और उन कारतूसों की जो झिल्ली थी, है ना, जो गाय व सूअर की चर्बी से बनी हुई थी, उसको मुंह से, दांत से काटना पड़ता था। इसका विरोध किया मंगल पांडे ने और इसी विरोध में उनकी अधिकारियों के साथ में अनबन हो गई। फलस्वरूप 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के एवज में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। अतः हम कहते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। जबकि अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद बाठिया को माना जाता है। जिस प्रकार से मंगल पांडे पहले शहीद थे, उसी प्रकार से अमरचंद बाठिया राजस्थान में पहले शहीद थे। अतः अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें। कुछ तो ये सामान्य बातें थी जिनकी बात हम कर चुके थे और हम इसकी बात भी कर चुके थे कि भारत में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत सबसे पहले मेरठ से हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं मंगल पांडे बलिया के थे। बलिया पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और धीरे धीरे जब ये बात पता चली कि भाई 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, तो धीरे धीरे ये बात मेरठ में पहुंच गई। तो मेरठ में यहाँ से क्रांति भड़क गई और सबसे पहले भारत में जो क्रांति भड़की है वो मेरठ से भड़की है, यूपी से। डेट अगर हम बात करें तो 10 मई 1857। ठीक है। इस बात की जो सूचना है वो राजस्थान में मिली। अगर राजस्थान में हम सूचना की बात करें तो राजस्थान में इसकी जो सूचना मिली थी जस्ट 9 दिन बाद, यानी कि 19 मई 1857 को मिली थी। क्या मिली है? ये सूचना मिली है। और राजस्थान में जो क्रांति है वो भड़की है इसके 9 दिन बाद, 19 के 9 दिन बाद, यानी कि 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद से। नसीराबाद से। अब सूचना पे एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जब 1857 की क्रांति की सूचना आई थी राजस्थान में, उस समय जो एजीजी था वो कहाँ पर बैठा हुआ था, यानी कि ये सूचना सबसे पहले कौन से कार्यालय पे आई थी? तो ये आई थी आबू कार्यालय पे। बताइए कौन से कार्यालय पे? आबू कार्यालय पे। अब कैसे, इसकी बात मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो हम पता लगाते हैं कि
यहाँ पर अजमेर में एक राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। कौन सी रेजिडेंसी? राजपुताना रेजिडेंसी। आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई, तो हम बताएंगे 1832 में। और इसका जो प्रधान कार्यालय था वो कार्यालय किसको बनाया गया? कार्यालय बनाया गया था अजमेर को। अब अजमेर को कार्यालय बनाने के काफ़ी उद्देश्य थे। पहला तो उद्देश्य यही था कि यहाँ पर अजमेर था, अजमेर में एक दुर्ग पड़ता है जिसे हम कहते हैं मैगजीन दुर्ग। बताइए कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। इस मैगजीन दुर्ग में जितने भी सारी रसद सामग्री थी वो सब यहाँ रखी हुई थी। जितने भी गोला बारूद, बंदूकें, कारतूस सब यहीं पे रखे हुए थे, इसलिए यहाँ पर कार्यालय बनाया गया। इस कार्यालय में मुख्य रूप से कौन रहते थे बताइए? एजेंट टू गवर्नर जनरल रहते थे। दूसरा इसका प्रमुख कारण ये भी था कि अगर वायदे वेग क्रांति भड़कती है भारत में या राजस्थान में, तो ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता था, अजमेर बीच में पड़ता था, जिससे कि सभी रियासतों पर यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता था, बीच में था इस वजह से। तो इसका प्रमुख कारण ये भी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1849 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था आबू में, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी। एजीजे क्या था? अंग्रेजी था। कौन बताइए? राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय एजीजे कौन था बताइए? तो उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 1845 में इस कार्यालय को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया, और स्थानांतरित करके बताइए कहाँ कर दिया? आबू में कर दिया। ये लो, ये आबू है, ये है आबू। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और आप जानते हैं कि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए जब भी गर्मी पड़ती ना, जब भी गर्मी पड़ती तो ये एजेजे यहाँ आ जाता, पैट्रिक लॉरेंस आबू कार्यालय में काम करने लगता, और जैसे सर्दियाँ होती तो ये अजमेर कार्यालय में चला जाता। अब थोड़ा सा कॉमन साइंस की बात है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था पटवार में कि जब 1857 की क्रांति की सूचना मिली राजस्थान में, तो उस समय एजीजी किस कार्यालय में था? तो उस समय था आबू कार्यालय में। अब आबू में क्यों होगा? क्योंकि बताइए मई में सूचना मिली है, 19 मई में, और मई में क्या थी? गर्मियाँ थी, और गर्मियाँ होगी तो निश्चित रूप से जो एजीजे होगा वो कहाँ होगा? आबू कार्यालय में होगा। तो सबसे पहले सूचना कहाँ मिली है? आबू कार्यालय में मिली थी, पहली बात। उसके बाद में जो सैनिक है वो क्रांति है वो नसीराबाद से बढ़ के, नसीराबाद भी कहाँ है? अजमेर में है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल। सबसे पहले आप ये हेडिंग लगाइए, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में मुख्य रूप से 6 सैनिक छावनियाँ थी। इन 6 सैनिक छावनियों में से जो 4 सैनिक छावनियाँ थी उनमें विद्रोह हुआ था, और 2 सैनिक छावनियाँ थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था तो उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो जैसा कि हमें पता ही है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो 28 मई 1857 को हुई थी, और कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नसीराबाद की क्रांति से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत बताइए कब से हुई? तो हम बताते हैं 28 मई 1857 से। ठीक है, इसमें कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें कि नसीराबाद जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी बताइए कौन सी थी? नसीराबाद थी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से नसीराबाद के संदर्भ में कि राजस्थान में
राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम स्थल कौन सा था? तो हम बताएंगे नसीराबाद था। ठीक है, नसीराबाद में सबसे पहले सामने ये सबसे बड़ी सामने थी पहली बात, और दूसरी बात सबसे पहले क्या थी, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो 1857 की क्रांति का प्रथम स्थल कौन सा था? नसीराबाद था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता, तो यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता थे उसका नाम था बख्तावर सिंह। और अगर यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करें अंग्रेज अधिकारी की, तो यहाँ पर अंग्रेज जो अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था प्रीचार्ड। दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि प्रीचार्ड से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, बख्तावर को लेके भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। और यहाँ पर प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रीचार्ड था। अब हम बात करते हैं इनकी, इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं हुआ क्या कि 1857 की क्रांति सबसे पहले भड़की नसीराबाद से, और नसीराबाद कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो मान लीजिए ये सबसे बीच में है अपना अजमेर, है ना। अजमेर में पूरी रसद सामग्री बताइए कहाँ थी? मैगजीन दुर्ग में। ये था अजमेर का मैगजीन दुर्ग। ठीक है, अब बंगाल से एक नेटिव इन्फेंट्री आई थी यहाँ पर, जो अजमेर में आके शिफ्ट हुई थी। इसका नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं NI। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये सैनिकों की बटालियन थी जो बंगाल से आकर अजमेर में शिफ्ट की गई थी। अब उस समय हमारे जो AGJ थे वो यहाँ थे, अजमेर में नहीं थे बल्कि कहाँ थे? आबू में थे, क्योंकि इस समय गर्मी थी और गर्मी में AGJ कहाँ होगा? आबू में। ठीक है, अब इन्होंने दिमाग लगाया कि यार पूरी रसद सामग्री, पूरे हथियार, पूरी बंदूकें, पूरा गोला बारूद, सभी कारतूस सब मैगजीन दुर्ग में है, और यहाँ पर एक नई बटालियन आई है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि कहाँ से आई है? बंगाल से शिफ्ट हुई है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल में तो पहले से ही क्रांति भड़क चुकी है, और कभी ऐसा नहीं हो कि ये सैनिक आए और आके इस अजमेर दुर्ग पे ही अपना कब्जा कर ले। अगर इन्होंने अजमेर दुर्ग पर कब्जा कर लिया तो ये मान के चलिए कि इस क्रांति को कंट्रोल मतलब नहीं किया जाएगा, बाद में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरा गोला बारूद नहीं मिल जाएगा। और दूसरी बात, अजमेर कहाँ है? बिल्कुल बीच में है, इसलिए चारों तरफ से ये क्या कर लेंगे? इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरे राजस्थान को। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, AGJ ने इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को यहाँ से हटा दिया। अजमेर में जो शिफ्ट की गई थी इसको यहाँ से मैगजीन दुर्ग से हटा दिया, और हटा के एक स्थान पड़ता है यहाँ पर नसीराबाद। इस नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। इस नसीराबाद में पहले से एक बटालियन थी जिसका नाम था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री तो पहले से ही काम कर रही थी, और बताइए अब कौन सी और शिफ्ट कर दी? साथ में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और शिफ्ट कर दी। तो अब नसीराबाद में कितनी सैनिक टुकड़ियां हो गई? 2 हो गई, 15वीं और 30वीं। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ये कहानी समझ में आई। अब ये जो बख्तावर सिंह था यहाँ, इन्होंने प्रीचार्ड से पूछा कि यार प्रीचार्ड ये क्या काम किया आपने? क्या आपको हम पर इतना भी विश्वास नहीं है कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अभी आई थी अजमेर में, आपने इसको मैगजीन दुर्ग से क्यों हटवा दिया? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रीचार्ड है इसका कोई आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि इन्होंने 1-2 सवाल जवाब भी किए थे, नहीं यहाँ सैनिकों की कमी है। भाई सैनिकों की कमी तो हो ही नहीं सकती नसीराबाद में, क्योंकि पहले से कौन सी यहाँ काम कर रही थी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री तो पहले से ही काम कर रही थी, तो एक बटालियन तो पहले से ही थी यहाँ, तो यहाँ पर दूसरी बटालियन लाने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी? तो अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड इसको कोई भी जवाब नहीं दे पाया।
यहीं पर बख्तावर सिंह ने कहा था कि हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम वास्तव में विद्रोही हैं क्या, ऐसा कहा था बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा था। प्रिचार्ड इसका कोई आंसर नहीं दे पाया। धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। यहाँ पर दो सैनिक अधिकारी मुख्य रूप से जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था स्पोटिस, दोनों को याद करना है आपको। एक का नाम था स्पोटिस, यानी कि जिसे पूरा नाम कहे तो स्पोटिस वुड, और दूसरे का नाम था न्यूबरी। इन दोनों की हत्या कर दी क्योंकि बात बढ़ चुकी थी और प्रिचार्ड तो चुपचाप रह के साइड में हो गया। अब ये तो भड़क चुके थे ना, इसका कोई आंसर ही नहीं दे पाया कि भाई हम इतने अगर विद्रोही होते तो पहले से ही कर लेते, आपने हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि अजमेर से हमें शिफ्ट कर दिया, नसीराबाद में कर दिया। ये थोड़ा सा बोलने लगे स्पोटिस और वुड, है ना। जैसे ही बोले इनकी गोली मार के क्या कर दी, हत्या कर दी। बाद में क्या हुआ कि ये जो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे ये दिल्ली में चले गए थे। वैसे ये जो क्रांतिकारी थे यहाँ अजमेर से, ये भरतपुर होके दिल्ली चले गए थे। ये अपने पड़ती है दिल्ली, भरतपुर होते हुए कहाँ चले गए थे, दिल्ली। और इन्होंने भरतपुर में भी, यहाँ भरतपुर पड़ता है, भरतपुर में भी 31 मई को 1857 को थोड़ी सी क्रांति करी थी मुख्य रूप से, क्योंकि भरतपुर के शासक कौन थे, जसवंत सिंह अल्पायु में थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो प्रशासक नियुक्त कर दिया था भरतपुर का, वो मॉरिसन को कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें भरतपुर में, तो भरतपुर में मुख्य रूप से जो क्रांति है वो गुर्जरों के द्वारा या मेवों के द्वारा की गई थी, और बाद में मॉरिसन को आगरा के दुर्ग में शरण भी लेनी पड़ी थी। खैर ये भरतपुर की बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो नसीराबाद छावनी को इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। ऐसा भी माना जाता है कि नसीराबाद से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भाग के यहाँ पे आए थे, मारवाड़ में भी चले गए थे, जोधपुर में। और इस समय जो एक अधिकारी था जिसका नाम था पेन्नी नाम आता है, इस पेन्नी की हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो गई थी इसी बीच। और जोधपुर के जो महाराजा थे, बताइए कौन थे, तख्त सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे, तख्त सिंह। इस तख्त सिंह ने जो नसीराबाद छावनी से जो अंग्रेज आए थे उनको शरण दी थी यहाँ पर। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मुख्य रूप से तो आपको ये ध्यान रखना है कि नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ काम करी थी, 15वीं और 30वीं नैथी इन्फेंट्री। 30वीं तो पहले से ही मौजूद थी, और 15वीं नैथी इन्फेंट्री जो बंगाल से आई थी उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब रही बात कि भाई हम लिखें क्या नसीराबाद की क्रांति में, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें लिखनी है कि नसीराबाद की क्रांति 28 मई 1857 को हुई। यह राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम स्थल नसीराबाद था, यानी कि सबसे पहले क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई। नसीराबाद में नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे और अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड थे। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे कि 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, या लिखेंगे हम नसीराबाद छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। और दोनों के नाम लिख देंगे हम, पहला स्पोटिस वुड और दूसरा न्यूबरी। ठीक है, वैसे आप पेन्नी को भी लिख सकते हैं, पेन्नी की जो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, पेन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे कि नसीराबाद छावनी में या नसीराबाद की क्रांति में भाग लेने वाली सैनिक टुकड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सैनिक टुकड़ियाँ। पहली कौन सी थी, 30वीं नैथी इन्फेंट्री, और दूसरी कौन सी थी, 15वीं नैथी इन्फेंट्री। 30वीं तो यहाँ पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, और 15वीं नैथी इन्फेंट्री
बंगाल से आई थी। दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भरतपुर की क्रांति नॉर्मल सी क्रांति थी, लेकिन भरतपुर की क्रांति के संदर्भ में आप ये ध्यान रखें कि यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के, भरतपुर की जो क्रांति थी मैंने अभी बताया, भरतपुर की क्रांति कब हुई थी? 31 मई को हुई थी। 31 मई 1857 को हुई थी। अब आपको ये डेट देखने से कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए 31 मई 1857। 31 मई 1857 में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी डेट थी जो पहले से क्या करी गई थी, पूर्व निश्चित की गई थी, फिक्स करी गई थी पहले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह क्रांति या किस स्थान पर हुई जिस दिन पूर्व निश्चित तिथि थी, यानी कि हम कह सकते हैं पूर्व निश्चित तिथि के दिन, निश्चित तिथि के दिन राजस्थान में किस स्थान पर क्रांति हुई, किस स्थान पर क्रांति हुई? तो हम बताएंगे भरतपुर में। कहाँ पर हुई? भरतपुर में। हालांकि ऐसा प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, भविष्य में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में जो क्रांति, देखो अभी तक हमने एक क्रांति तो पढ़ ली है। पहली क्रांति अभी तक हमने पढ़ी है नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद के बाद में हमने पढ़ी यहाँ पर भरतपुर। अब हम तीसरी क्रांति पढ़े हैं यहाँ नीमच। नीमच पड़ता था एमपी में, मध्य प्रदेश में, है ना। यहाँ पर जो क्रांति भड़केगी वो भड़केगी 3 तारीख को, 3 जून 1857। देखो याद करने में बहुत सिंपल है, नीमच में 3 अक्षर है, नी मैं च, तो बताइए 3 तारीख को ही भड़केगी। 3 अक्षर है, 3 तारीख को, 3 जून 1857 नीमच में। अगर हम बात करें यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 2 नंबर 3 नंबर जितना डालना, मैं 2 नंबर डाल देता हूँ इसको। नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून, डेट इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1857 को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ कौन से काम कर रही थी। तो नीमच में सैनिक टुकड़ियाँ, यहाँ मुख्य रूप से 3 सैनिक टुकड़ियाँ काम कर रही थी, जिसमें से मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो थी 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री, 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री। इसे नेथी इन्फेंट्री नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्वालियर इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होती थी पैदल सेना, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात कर ली है। एक है 72वीं नेथी इन्फेंट्री NI, और एक थी यहाँ पर तैनात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव, ये आर्टिलरी थी भाई, ये थी हॉर्स आर्टिलरी। आर्टिलरी हम कहते हैं किसको, जो तोप खाना होता है उसको कहते हैं, यानी कि आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना, और इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैदल सेना, पैदल सेना। यहाँ पर पहले से ही नियुक्त थी। हालांकि अभी तक सैनिक टुकड़ियों से यहाँ से प्रश्न नहीं आया। नीमच में जो जब भी प्रश्न पूछा जाता है वो एबोट से पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सैनिक अधिकारी था, अगर हम बात करें अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था, उसका नाम था एबोट, ठीक है, क्या नाम था, एबोट। और यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति के या विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं,
मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। और कई बार नाम आता है एक व्यक्ति का, हीरा सिंह का। मुख्य रूप से तो यहाँ जो रोल था वो मोहम्मद अली बेग का रोल था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मैं बताऊँ आपको क्या स्टोरी थी यहाँ की नीमच में, कि यहाँ पर आदेश दे दिए गए थे कि भाई यहाँ पर क्रांति भड़क चुकी है, तो जो भी यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी होगा उसका ये काम होगा कि वहाँ पर उस क्रांति को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसलिए एबोट ने क्या किया कि एबोट ने सभी को शपथ दिलानी स्टार्ट कर दी कि भाई सभी अपनी अपनी शपथ ग्रहण करो कि आप क्रांति में भाग नहीं लोगे या क्रांतिकारियों का साथ नहीं दोगे। सभी से शपथ दिला रहा था ये। तभी एक व्यक्ति बीच में बोल चुका, कौन? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग का हम बात करें तो ये आया था अवध से। कहाँ से आया था? अवध से। और मैं बता दूं आपको कि जो नीमच है यहाँ पर जो सर्वाधिक सैनिक थे वो अवध के ही थे। तभी बीच में बोल पड़ा ये कि भाई जब अंग्रेजों ने शपथ का पालन नहीं किया तो हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा कहा इन्होंने। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जब आप मतलब एक तरीके से जो स्वामी भक्ति की शपथ दिला रहा था, है ना, तभी मोहम्मद अली बेग ने एबोट से पूछा था कि आपने यानी कि अंग्रेज़ों ने जब शपथ का पालन नहीं किया तो हम शपथ का पालन क्यों करें। तो मोहम्मद अली बेग का जो ये इशारा था ये किधर था, ऐसा प्रश्न पूछा था पटवार में। तो मोहम्मद अली बेग का इशारा था अवध की तरफ। ऐसा क्यों कहा था इन्होंने कि भाई आपने शपथ का पालन नहीं किया, हम क्यों करें? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अवध में एक शासिका थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इस बेगम हजरत महल पर अंग्रेजों ने कुशासन का यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगाया था और कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया था बेगम हजरत महल को। तभी ये भी कहाँ की थी? अवध की थी बेगम हजरत महल। तभी मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि भी आप अगर शपथ पे होते तो बेगम हजरत महल को कुप्रशासन का आरोप लगा के नहीं हड़पते। तो आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी कैसे माने? ठीक है। तभी ये थोड़ा सा ए बोट उछल कूद कर रहा था और जैसे ए बोट ने कुछ कहा इन्होंने इसको टपका दिया, ए बोट को गोली मारकर हत्या कर दी। तभी यहाँ से क्रांति भड़क गई और ये नीमच पड़ता था अपने यहाँ, देखिए समझिए इसको, ये था नीमच, इधर नीमच पड़ता था एमपी में। ठीक है, नीमच बताइए कहाँ पड़ता था? मध्य प्रदेश में पड़ता था। यहाँ पर मुख्य रूप से हम अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो कौन था? एबोट। एबोट था। और क्रांतिकारी का नेतृत्व करता कौन था? मोहम्मद अली बेग। ठीक है, एबोट को गोली मारकर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर मतलब एक तरीके से 1857 की क्रांति उग्र हो चली थी। तभी जो कुछ सैनिक अधिकारी थे इनके वो भागने लग गए थे, यहाँ से अंग्रेज भागे। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है चित्तौड़ में, एक स्थान पड़ता है डूंगला गांव। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। इस डूंगला गांव में एक किसान थे जिसका नाम था रुगाराम। ठीक है, इस रुगाराम के घर में इनको शरण ली थी रात में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नीमच जो छावनी थी ये यहाँ मेवाड़ के अधीन ही आती थी, क्योंकि पहले राजस्थान प्रॉपर तो बना हुआ नहीं था। तो ये जो नीमच था ये राजस्थान इसमें अंडर में आता, मेवाड़ के अंडर में आता था। तो ये मेवाड़ है अपना। मेवाड़ में अगर हम बात करें मेवाड़ में तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था बताइए? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स था। क्योंकि हम इन चीज़ों को पढ़ चुके, मैंने कहा था नहीं इनको याद करना है, ये यहाँ काम आएंगे। देखिए डुंगला गांव चित्तौड़ में रुगाराम के यहाँ सैनिक ठहर गए, एक तरीके से अंग्रेज ठहर गए ऐसे माने। अब चूंकि अंग्रेजों ने पहले से कह रखा था संधि के तहत कि हमारा साथ दोगे आप राजाओं से, तो यहाँ पर राजा कौन थे, शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। इसलिए स्वरूप सिंह यहाँ पर गए डुंगला गांव में
इनको लेके आए और लेके आए यहाँ पर उदयपुर में, यहाँ मेवाड़ में ले आए इनको। मेवाड़ पे एक झील पड़ती है जिनका नाम है पिछोला झील। इस पिछोला झील में हमने बताया था आपको, एक जग मंदिर बताया था और एक जग महल बताया था, ठीक है। तो इनको लाकर जो शरण दी है वो कहाँ पर दी है, जग मंदिर में दी है, ठीक है। जग मंदिर में इनको क्या दी, शरण दी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब हम बात करें कि इनका पीछा करते करते हमारे क्रांतिकारी भी गए। यहाँ पर क्रांतिकारियों की बात करें तो मुख्य रूप से यहीं से ही गए, लेकिन उस समय तो इनको ले आए थे स्वरूप सिंह यहाँ पर जग मंदिर में। तभी यहाँ एक स्थान पर, ये दिल्ली जा रहे थे इधर से, देखो इधर से, तो यहाँ एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में हमने एक रियासत पढ़ी थी जिसका नाम था शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी और इसके जो शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, एक बार में समझ में नहीं आया तो इनको वापस से भी देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। नीमच से क्रांतिकारी जा रहे थे, इन क्रांतिकारियों को शरण किसने दी, लक्ष्मण सिंह ने। देखो यहाँ से दो बात इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा दूंगा वैसे। अंग्रेजों का साथ तो किसने दिया, स्वरूप सिंह ने दिया, और क्रांतिकारियों को साथ किसने दिया, क्रांतिकारियों का साथ किसने दिया था, लक्ष्मण सिंह ने दिया था। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये गए टोंक में, है ना, देवली होते हुए, यहाँ देवली पड़ता है, देवली पड़ता है टोंक में, देवली होते हुए सीधे कहाँ चले गए, ये दिल्ली चले गए, ठीक है। देवली में भी नॉर्मल सी क्रांति हुई है टोंक में 10 जून 1857 को, क्योंकि ये घटना कब की है, 3 जून की है नीमच में, तो है ना 5-7 दिन बाद यहाँ पहुँच गए थे देवली में, मतलब 10 जून के दिन, 10 जून को देवली में नॉर्मल सी क्रांति करी। उसके बाद में सीधे कहाँ चले गए ये, उसके बाद में सीधे चले गए दिल्ली। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, देखिए नीमच में हमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि 3 जून 1857 को यहाँ क्रांति हुई। इसके अलावा 7वीं 72वीं और बंगाल नेटिव यहाँ काम कर रही थी, सैनिक टुकड़ियाँ। मुख्य रूप से आपको याद रखना है अंग्रेज अधिकारी एबोट का नाम, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग का संबंध कहाँ से है, अवध से है, क्योंकि अवध का सैनिक था, ठीक है। अब मैं आपको एक दो बातें लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बातें आपको उतारनी है सीधी सीधी, इसके बाद में 2 लाइनें लिखनी है। देखिए क्या लिखवाऊँ आपको, नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को शरण किसने दी है, बताइए, स्वरूप सिंह ने, को मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने शरण दी, जबकि नीमच से टोंक के रास्ते कहाँ जाने वाले, दिल्ली जाने वाले क्रांतिकारियों को कहाँ के शासक बताइए, शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने शरण दी। दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों को तो किसने शरण दी,
स्वरूप सिंह ने शरण दी, ये ध्यान रखें। और क्रांतिकारियों को शरण किसने दी? लक्ष्मण सिंह ने दी। देखो कितनी छोटी रियासत थी शाहपुरा, तब भी इनका साहस देखिए, है ना, तभी भी क्रांतिकारियों का ही साथ दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं, वैसे टोंक में बात करें तो टोंक में क्रांति हुई नहीं, देवली में नॉर्मल सी क्रांति हुई थी 10 जून, मैंने बता दिया। और यहाँ के जो नवाब थे, नवाब वजीरुद्दौला, है ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। इसके बाद में अलवर में भी नॉर्मल क्रांति हुई थी 11 जुलाई के समथिंग, है ना, बन्ने सिंह के नेतृत्व में, यानी कि बन्ने सिंह यहाँ तत्कालीन शासक था अलवर में, और उन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। इसके अलावा अजमेर में नॉर्मल क्रांति थी, अजमेर क्रांति वो अजमेर के नगर में हुई थी प्रॉपर, उसको भी बाद में मेर रेजिमेंट के द्वारा शांत कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नसीराबाद, नसीराबाद होगी एरियनपुरा, एरियनपुरा, एरियनपुरा की क्रांति। एरियनपुरा कहाँ पड़ता है बताइए? एरियनपुरा पड़ता है पाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बताइए ये क्रांति कब हुई? ये क्रांति हुई 21 अगस्त 1857 को। तो एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको, है ना। दूसरी बात, हम अभी से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन है? अंग्रेज अधिकारी, तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, ये अलेक्जेंडर कौन था? ये अलेक्जेंडर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था, यानी कि हम कह सकते हैं एजीजे जो हमारा था उसका बेटा था ये अलेक्जेंडर। ठीक है, जो कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के रूप में काम कर रहा था एरियनपुरा में, पार्ले में। यहाँ पर अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता अगर आपको ध्यान रह जाएं तो याद कर सकते हैं, अभी यहाँ से कोई प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। एक तो थे शीतल प्रसाद, और एक व्यक्ति का नाम था मोती खां, इसके अलावा तिलक राम। अगर आपको नेतृत्वकर्ता याद रह जाएं तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस छावनी की, जो हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, वो ये थी कि किस सैनिक छावनी, तो मैं लिख देता हूँ सैनिक छावनी का नाम एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस सैनिक छावनी के द्वारा दिया गया, तो हम बताएंगे एरिनपुरा सैनिक छावनी के द्वारा। ठीक है, हर बार यही प्रश्न पूछा जाता है, तो एरिनपुरा के संदर्भ में ये बात ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में एरिनपुरा की क्रांति जो थी मुख्य रूप से यहीं पर समाप्त हो गई थी। वैसे तो हम देखें तो एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे वो बाद में जब दिल्ली जा रहे थे तो मुख्य रूप से नारनौल में भी एक छोटा सा युद्ध होता है, नारनौल यानी कि हरियाणा का युद्ध, जिसमें वो अंग्रेज अधिकारी गराड़ की सेना के साथ में पराजित भी होते हैं। वो नॉर्मल सी बात थी, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एरिनपुरा की क्रांति पाले में हुई थी, 21 अगस्त 1857 को हुई थी, और यहाँ अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम थे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, उसके बाद में आहुआ में क्रांति भड़की। आहुआ कहाँ पड़ता था? आहुआ भी कहाँ पड़ता था? पाली में ही पड़ता था। हम कहते हैं आहुआ की क्रांति। आहुआ की क्रांति सितंबर
1857। आहुआ के एक जागीरदार थे जिसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ के जागीरदार जिसका नाम क्या था बताइए? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। देखिए, अगर हम आहुआ की बात करें तो आहुआ पड़ता था पाली में, और पाली बताइए कौन सी रियासत में आता था? जोधपुर में, यानी कि मारवाड़ में आता था। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पड़ती थी हमारी जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर। और इसी जोधपुर रियासत में आता था ये आहुआ, यानी कि पाली। जोधपुर की हम बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ के शासक पता होना चाहिए। बताइए उस समय 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह। ये मैंने पहले इस वजह से लिखवाए थे आपको। और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेंग मोनसन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर आहुआ पड़ता है, और आहुआ के ठिकानेदार या जागीरदार हम कह सकते हैं। जागीरदार कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। और जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। पॉलिटिकल एजेंट मेंग मोनसन थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की तख्त सिंह के साथ में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। अनबन होती है एक कर को लेकर, जिस कर का नाम था रेख नामक टैक्स को लेकर इनकी अनबन हो जाती है। ठीक है, तभी क्या हुआ, अगर हम बात करें आगे चल के थोड़ा सा, तो कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य दो भयंकर युद्ध हुए थे। ये इस वजह से ही ये जो क्रांति है आहुआ की क्रांति, ये फेमस है, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कई बार बिथोड़ा के युद्ध को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो कई बार चेलावास के युद्ध को भी लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर दो युद्ध होंगे। देखिए मैं इनको लिख देता हूँ एक बार, बैठ चेल्ला, ऐसे याद कर लें आप। बैठ से युद्ध होगा बिठोड़ा का युद्ध, और चेल्ला से युद्ध होगा चेलावास का युद्ध। ठीक है, बैठ चेल्ला, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। 8-18 ये दो डेट याद रखें, 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857। ठीक है, चेल्ला कैसा? काला, अंग्रेज कैसे? गोरे, इसलिए इसे काला गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। ऐसे याद कर लें इसको, चेल्ला कैसा? काला, अंग्रेज कैसे? गोरे, इसलिए चेलावास के युद्ध को काला गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्लियर? वैसे तो हम क्लियर बात नहीं करेंगे इसकी पूरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोनों युद्धों में कि दोनों तरफ, एक तरफ तो रहेंगे कौन? ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक साइड में तो ये रहेंगे, और दूसरी साइड में रहेंगे अंग्रेज। अंग्रेज खुद भी रह सकते हैं, कोई अंग्रेज का पदाधिकारी भी रह सकता है। ठीक है, या हम बात करें अंग्रेजों के साथ में रहेंगे जोधपुर की सेना भी रहेगी, क्योंकि तख्त सिंह काके थे मारवाड़ के, तो जोधपुर के की सेना भी कह सकते हैं, या जोधपुर की राज की सेना। अब हम एक एक युद्ध की बात कर लेते हैं। पहला युद्ध हम करवाते हैं बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध हमने कहा बैठ चेल्ला 8-18, इसका मतलब बिठोड़ा का युद्ध कब होगा? 8 तारीख को, 8 सितंबर 1857 को।
एक बात। दूसरी बात हमने कहा कि एक तरफ तो कौन ही रहेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, तो हम लिख देते हैं यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बहुत खतरनाक आदमी थे भाई। और दूसरी तरफ कौन, दूसरी तरफ अंग्रेज होंगे या जोधपुर की सेना होगी, तो हम लिख देते हैं यहाँ, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं जोधपुर की सेना प्लस कौन, अंग्रेज। इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। अब देखो इधर थोड़ा सा, जोधपुर के शासक कौन थे, तख्त सिंह थे, और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेंग मोहनसन थे। तो पहला युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की तरफ से तो कौन थे, मेंग मोहनसन, और शासक कौन थे, तख्त सिंह। जाना तो इन दोनों को चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने अपना पदाधिकारी भेज दिया। तख्त सिंह ने जो भेजा था वो किलेदार को भेज दिया था, जिसका नाम था ओनाड सिंह। यानी कि जोधपुर की सेना की ओर से कौन आया था, ओनाड सिंह, और अंग्रेजी सेना की तरफ से आया था हीथकोट। इन दोनों के नाम भी आपको याद करने हैं, यानी कि खुद अभी नहीं आए हैं, पदाधिकारियों को भेजा है। तो हम दोनों का नाम लिख देते हैं। जोधपुर की सेना की तरफ से तो बताइए कौन आए थे, ओनाड सिंह, ओनाड सिंह आए थे किलेदार, और अंग्रेज अधिकारी आए थे जिसका नाम था हीथकोट। इन दोनों को बुरी तरह से कुशाल सिंह चंपावत ने परास्त किया था, और साथ में जो ओनाड सिंह थे ये मारे गए थे। यानी कि इस युद्ध में ओनाड सिंह क्या किया था, मारा गया था, और ठाकुर कुशाल सिंह क्या हो गए थे, जीत गए थे। ठीक है, तो पहला बिथोड़ा का युद्ध आपको ये ध्यान रखना है। दोनों युद्ध में कौन जीतेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ही जीतेंगे, इस बात को भी ध्यान रखें। अब देखिए बिथोड़ा का युद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं चेलावास का युद्ध। यह हम बात करते हैं चेलावास का युद्ध। बैठ चेला 8/18, इसका मतलब ये कब होगा, 18 सितंबर को होगा, 18 सितंबर 1857 को। चेला कैसा, काला, इसलिए इस युद्ध को हम कहेंगे काला गोरे का युद्ध। इसे हम चेलावास का युद्ध भी कह सकते हैं, काला गोरे का युद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, किन किन के बीच होगा, तो एक तरफ थे कौन ही होंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, दूसरी तरफ कौन होंगे, एक तो कौन होगा बताइए, जोधपुर की सेना होगी, और दूसरा कौन ही होगा, अंग्रेज होगा कोई ना कोई। अब देखिए पहले वाले युद्ध का रिजल्ट इन्होंने देख लिया था कि पहले वाले युद्ध में इन्होंने अपने अपने पदाधिकारियों को भेजा था। मुख्य रूप से किसको, जोधपुर की सेना ने ओनाड सिंह को भेजा था, मार गिर दिया। अंग्रेज अधिकारी हीथकोट को भेजा था, ये भी परास्त हो गया। अब जोधपुर की सेना की तरफ से खुद आए हैं, खुद कौन, जोधपुर की सेना की तरफ से कौन आएंगे, मेंग मोहनसन आएंगे। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी के रूप में मुख्य रूप से हम बात करें तो खुद एजेंट टू गवर्नर जनरल आए हैं, एजीजे खुद आए हैं, तखत सिंह नहीं आया, अभी ध्यान रखिए। एक तो मेंग मोहनसन आया है जो जोधपुर में क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था, ये आया है, और एजीजे खुद आए हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, युद्ध हुआ, इस युद्ध में कौन जीतेगा बताइए, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीतेगा। अंग्रेज अधिकारी मेंग मोहनसन मारा जाएगा। ठीक है, और
इम्पोर्टेंट बात कि मेंग मोनसन का जो सिर है वो काट दिया जाएगा और सिर काट कर कहाँ पर लटका दिया जाएगा बताइए? आउवा के किले पर लटका दिया जाएगा। आउवा के किले पर लटका दिया गया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बात, मेंग मोनसन मारा गया और इसका सिर काटा गया और आउवा के किले पर लटका दिया गया, ताकि पूरी जनता को पता चले कि कुशाल सिंह चंपावत चीज क्या है। समझ गए? चेलावास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर 1857 काला गोरे का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना अंग्रेजों के मध्य। मेंग मोनसन पॉलिटिकल एजेंट मारा गया है और इसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया है। ठीक है, अब ये बात पता चली अंग्रेजों को कि यार ये तो बहुत भयंकर आदमी है। तभी एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था होम्स, इस होम्स के नेतृत्व में, मुख्य रूप से हम बात करें तो जनवरी 1858 में एक सेना भेजी गई और इस सेना ने आउवा के किले को चारों तरफ से घेर लिया। तभी यहाँ पर स्थित व्यक्ति ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से निकल भागते हैं। इन्होंने सोचा कि भाई चारों तरफ से घिर गए, अब तो होम्स बहुत बड़ी सेना लेके आया था। इन्होंने सोचा कि यार नॉर्मल आदमी वहाँ पर गया था, ओनार्ड सिंह, उसको भी मार गिराया। खुद पॉलिटिकल एजेंट गए थे मेंग मोनसन, उसको भी मार दिया। और एजेंट टू गवर्नर जनरल भी भेज दिया जो पूरे राजस्थान को कमांड कर रहा था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो भी वहाँ से परास्त होकर आया था। इसका मतलब तो बहुत भयंकर आदमी है। इसलिए होम्स खुद सेना लेके आए और बहुत बड़ी सेना लेके आए और चारों तरफ से आउवा के किलों को घेर लिया। तभी मौका पाकर ये जो अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है यहाँ से निकल लिया और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ पर दो जगह मैं बताता हूँ आपको। एक तो है सलूम्बर के ठिकानेदार थे उस समय ठाकुर थे, उसका नाम था केसरी सिंह। और दूसरे व्यक्ति थे जोध सिंह की बात करें तो ये थे मुख्य रूप से कोठारिया के ठाकुर। कौन? जोध सिंह। आपको दो नाम याद करने हैं, एक तो केसरी सिंह और दूसरा जोध सिंह। यहाँ जाके इन्होंने शरण ली है। अब आउवा का किला किसके हाथ में छोड़ के आए थे? तो यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह को इसकी कमांड सौंपी आए कि भाई पृथ्वी सिंह ये डांट तू, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और ये निकल के कहाँ आ गए थे? सलूम्बर आ गए थे। सलूम्बर के जो ठाकुर थे केसरी सिंह, उसके बाद में कोठारिया गए, कोठारिया के शासक जोध सिंह, इनके यहाँ इन्होंने शरण ली है मुख्य रूप से। जैसा कि हमने कहा कि होम्स आए और आउवा के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद में काफ़ी आतंक मचाया, यहाँ लूटपाट की और यहाँ से काफ़ी सारा जो माल है वो लूट के ले गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ थी उसको भी उठा ले गए। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक माता जिसका नाम था सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होने चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि सुगाली माता थी कौन? सुगाली माता थी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन थी? सुगाली माता। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है ना, इनसे पराजित ही नहीं हो पा रहे थे। इसका मेन कारण था सुगाली माता। ये जब भी कोई काम करने के लिए निकलते घर से कुशाल सिंह, तो सुगाली माता के जो चरणों के धूल है उसको माथे पर लगा के फिर निकलते थे। सुगाली माता बाद में 1857 के जो क्रांतिकारी हैं उनकी एक तरीके से प्रेरणाकारी बन गई थी, प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। इसी वजह से सुगाली माता को कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है
कि सुगाली माता को क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की माता कहा जाता है। 1857 की क्रांति की माता बताइए कौन? सुगाली माता। एक बार तो ये भी पूछा गया था कि सुगाली माता जो है इसके कितने सिर हैं और कितने हाथ हैं? तो इसके 10 सिर थे। कितने सिर थे? 10 सिर, और इसके 54 हाथ थे सुगाली माता। ठीक है। बाद में इन्होंने सोचा कि भाई जो भी क्रांतिकारी हैं कहीं बाद में इस सुगाली माता का मतलब इसको प्रेरणा मानकर कभी बाद में क्रांति को ना भड़का दें। इस वजह से जो होम्स यहाँ आए थे सेना लेकर, इस मूर्ति को भी उठा ले गए थे। सुगाली माता की मूर्ति को मतलब आहुआ से उठा ले गए थे। हालांकि ये वर्तमान में अगर बात करें तो सुगाली माता की जो मूर्ति है वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में बागड़ संग्रहालय में, बागड़ संग्रहालय कहाँ पर पड़ता है? पाली में सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ पर संरक्षित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद में अभी तो टाइम है तो चलो मैं थोड़ा सा और इसको खींच लेता हूँ। देखिए यह हो गया। इसके बाद में जो क्रांति भड़केगी वो भड़केगी कोटा में। कोटा में क्रांति, ये प्रमुख केंद्र है कोटा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोटा में जो क्रांति भड़की है वो 15 अक्टूबर को भड़की है, 15 अक्टूबर 1857 को। एक बात इसके संदर्भ में आप ये भी ध्यान रखें कि कोटा क्या सैनिक छावनी थी? नहीं, ये सैनिक छावनी नहीं थी, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि कोटा में विद्रोह जरूर हुआ है और हम कई बार पढ़ते पढ़ते इस बात को ध्यान नहीं रखते कि कोटा एक छावनी थी या नहीं थी। कोटा एक छावनी नहीं थी, इस बात को भी ध्यान रखें। क्योंकि जब भी सैनिक छावनियाँ वो देता है तो कोटा को ऑप्शन में जरूर डालता है। इसलिए सैनिक छावनियाँ तो मुख्य रूप से कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था और 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, कोटा में क्रांति की बात करें, कोटा में हम क्रांति की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे। क्रांति का नेतृत्वकर्ता 2 व्यक्ति थे और दोनों के नाम आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखने हैं। एक व्यक्ति था लाला जयदयाल और दूसरे व्यक्ति था जिसका नाम था मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति कहाँ हुई? कोटा में। लाला जयदयाल की बात करें तो ये कामा का था, कामा पड़ता है भरतपुर में, और जो मेहराब खां ये करौली का था। करौली का मुख्य रूप से सैनिक अधिकारी था और वो कोटा का प्रशासक था जो मुख्य रूप से कामा का था, यानी कि भरतपुर का था। खैर, हमें तो यही पता होना चाहिए कि कोटा में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खां। और अगर हम यहाँ के शासक की बात करें, कोटा में शासक कौन थे? तो कोटा में शासक बताइए कौन थे 1857 की क्रांति के समय? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय थे। यहाँ पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी तो विद्रोह कौन करेगा? विद्रोह करेगी यहाँ की जनता। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। इसका मतलब जो ये शासक था ना राम सिंह द्वितीय, इसको जो कोटा का किला है ना, कोटा दुर्ग, इस कोटा के किले में कोटा की जनता के द्वारा ही क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया था ना। इसको मतलब नज़रबंद कर दिया गया था एक तरह से। उसके बाद में क्या हुआ? एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मदन पाल। वैसे मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ। यहाँ पर राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। और यहाँ पर प्रमुख रूप से 5 अधिकारियों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 5 के नाम मैं लिख देता हूँ एक बार से। देखिए,
सबसे पहले तो एक व्यक्ति थे अंग्रेज अधिकारी, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था बर्टन, कोर्ट का बटन। बर्टन को मार दिया गया था। इसी बर्टन के दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम था आर्थर। आर्थर और फ्रैंक कौन थे? बर्टन के दो पुत्र थे, इनको भी मार दिया गया था। और दो डॉक्टरों का नाम आता है, एक का नाम था डॉक्टर सैडलर और एक का नाम आता है डॉक्टर कोट्टम। सैडलर और कोट्टम, इन दोनों की भी क्या कर दी गई थी? मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है। और ये जो आपका पॉलिटिकल एजेंट था कौन? बर्टन। इस बर्टन का सिर काट दिया गया था और सिर काट कर कोटा की गलियों में घुमाया गया था, यानी कि कोटा के शहर में घुमाया गया। मेंग मोमसन का सिर काटकर आउवे के किले पे लटकाया था, जबकि बर्टन का सिर काटकर कोटा के पूरे शहर में घुमाया था। दोनों को अलग अलग ध्यान रखना है, मिला नहीं देना है। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट की, तो रॉबर्ट ने मुख्य रूप से पुनः अधिकार कर लिया था यहाँ पर। इसको छुड़ा भी दिया था। छुड़ाया किसने था? मदन पाल ने छुड़ाया था। देखिए, जैसे कि हमने अभी कहा कि कोटा के जनता ने कोटा के किले में कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को कैद कर लिया था, है ना। और प्रमुख रूप से 5 अधिकारियों, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, इसको मार दिया था। फ्रैंक आर्थर, दोनों पुत्रों को भी मार दिया गया था। डॉक्टर सैडलर और कोट्टम, दोनों को भी मार दिया गया था। तभी एंट्री होती है करौली के शासक। करौली के शासक, करौली के शासक थे जिसका नाम था मदन पाल सिंह। ये देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। ये पड़ता है इधर कोटा। कोटा में मुख्य रूप से 2 बात करें। सबसे पहले तो हम शासक की बात करें। यहाँ शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह द्वितीय थे। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट बताइए कौन थे? मेजर बर्टन थे। मेजर बर्टन को तो मार ही दिया है, इसकी तो कहानी खत्म है। और राम सिंह द्वितीय को क्या कर लिया गया था? जनता के द्वारा कैद कर लिया गया था। अब इसको छुड़ाने के लिए आए थे मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह ने यहाँ पर वैसे तो सेना लेके आए थे मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह कौन थे? करौली के शासक थे। यहाँ आए और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और राम सिंह द्वितीय को जो कैद कर रखा था उसको यहाँ से छुड़ा लाए। ठीक है। राम सिंह द्वितीय को क्या कर दिया इन्होंने? यहाँ से छुड़वा दिया। और जो 2 व्यक्ति थे मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता, कौन? एक तो जयदयाल और दूसरा बताइए मेहराब खां। दोनों नेतृत्वकर्ता जयदयाल और मेहराब खां को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। किसकी सजा दे दी गई थी बताइए? फांसी की सजा दे दी गई थी। इस बात को भी ध्यान रखें। तभी अंग्रेजों ने क्या किया था? ये जो मदन पाल सिंह है, इस मदन पाल सिंह की तोपों की सलामी को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया था। और राम सिंह द्वितीय जो बर्टन को नहीं बचा पाए थे, पॉलिटिकल एजेंट को नहीं बचा पाए थे, इसलिए राम सिंह द्वितीय की जो तोपों की सलामी है उसको घटा दिया गया था और 17 से घटाकर 13 कर दिया था, यानी उल्टी कर दी थी इनकी। देखिए, मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी वो थी 13 और राम सिंह द्वितीय की जो तोपों की सलामी थी वो थी 17। लेकिन चूंकि राम सिंह द्वितीय ना तो खुद की सुरक्षा कर सके और नहीं पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को बचा सके, इसलिए इनकी तोपों की सलामी को घटा दिया और घटा के कितना कर दिया? 13 कर दिया। अब मदन पाल चूंकि करौली के शासक थे और फिर भी यहाँ एंट्री मार के इन्होंने राम सिंह द्वितीय को बचा लिया, जनता से छुड़वा लिया, इसलिए इन्होंने वीरता का काम किया है। इसलिए इनकी जो तोपों की सलामी है वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी?
17 कर दी। मदन पाल की तो बढ़ा दी और राम सिंह की घटा दी। और साथ में करौली के शासक मदन पाल सिंह को एक सम्मान भी दिया गया था जिसे हम कहते हैं GCI का सम्मान, यानी कि ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, GCI ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। इसको अवार्ड भी दिया गया था, सम्मान भी दिया गया था मदन पाल सिंह को। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से यहाँ की स्टोरी थी। धौलपुर में भी क्रांति हुई है। धौलपुर की हम बात करें तो धौलपुर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, धौलपुर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। धौलपुर में जो क्रांति हुई है वो 27 अक्टूबर को हुई है। अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से कम ही प्रश्न पूछा जाता है। धौलपुर के संदर्भ में आप ऐसे ध्यान रखें, देखिए ये धौलपुर है, ये धौलपुर है अपना। यहाँ पर ग्वालियर से, MP से, या MP से एक टुकड़ी आई थी क्रांतिकारियों की। लगभग कितने क्रांतिकारी? 2000 क्रांतिकारी। ठीक है, यहाँ पर क्रांति हुई, लेकिन तभी यहाँ एक स्थान पड़ता है पटियाला। पटियाला पड़ता है पंजाब में। पटियाला पड़ता है कहाँ पर बताइए? पंजाब में पड़ता है। तभी पंजाब से एक सैनिक टुकड़ी आती है। लगभग कितने सैनिक? लगभग 3000 सैनिक। बताइए ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। ये जो सैनिक दे रहे थे ये अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। इसका मतलब जो क्रांतिकारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो क्रांति है, इस क्रांति का क्या करेंगे? दमन करेंगे, इस क्रांति को ख़त्म करेंगे। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एकमात्र ऐसा स्थल था धौलपुर, यानी कि ये एकमात्र ऐसी रियासत थी हम कह सकते हैं जहाँ पर क्रांति का प्रारंभ भी बाहर के वालों ने किया है और क्रांति का अंत भी बाहर वालों ने किया है। क्रांति का प्रारंभ बताइए किसने किया है? ग्वालियर से किया है, MP के क्रांतिकारियों ने किया है। और क्रांतिकारियों का दमन किसने किया है? बाहर, यानी कि पंजाब की क्रांतिकारी, पंजाब के एक तरीके से हम बात करें तो टुकड़ी ने किया है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। धौलपुर के संदर्भ में आप लिखना चाहें तो एक बात लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह एकमात्र ऐसी रियासत थी, यह एकमात्र ऐसी रियासत थी, एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ क्रांति का प्रारंभ एवं दमन करने वाले दोनों ही बाहरी थे। यानी कि दमन करने वाले भी बाहरी व्यक्ति थे और जो इसका प्रारंभ करने वाले थे वो भी बाहर के थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनको आपको ध्यान रखना है। हालांकि क्रांतिकारियों के संदर्भ में भी अभी एक क्लास बाकी है जिसमें हम डूंगजी ज्वारकी जी की बात करेंगे, तात्या टोपे, अमरचंद बाठिया और काफ़ी व्यक्तियों की बात करेंगे जिनका प्रमुख योगदान 1857 की क्रांति में रहा था। एक बार से मैं 1-2 मिनट में इसको रिवाइज करा देता हूँ आज की कहानी को। देखिए, हो सकता है कि ये आपको थोड़ी लंबी कहानी थी तो ऊपर नीचे भी हो गई होगी, है ना। एक बार से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, ध्यान रखना है। राजस्थान में इसकी सूचना 19 मई को मिली और इसके 9 दिन बाद 28 मई को 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई नसीराबाद छावनी से राजस्थान में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी और कार्यालय अजमेर को बनाया गया था। उसके बाद में इसे 1849 में स्थानांतरित करके आबू कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों में बात करें तो सबसे पहले नसीराबाद की क्रांति 28 मई 1857 को ही, ये राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी थी और 1857 की क्रांति का प्रथम स्थल भी नसीराबाद था क्योंकि सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे और अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड थे। प्रिचार्ड से पूछा गया कि भी आपने इसको हस्तांतरित क्यों किया है नसीराबाद में 15वीं नैथ इन्फेंट्री को, तो प्रिचार्ड कोई जवाब नहीं दे पाया। 1857 की क्रांति के
इसी दौरान 2 सैनिक अधिकारी स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नसीराबाद में 2 सैनिक टुकड़ियाँ थी, 30वीं नैतिव इन्फेंट्री और 15वीं नैतिव इन्फेंट्री। भरतपुर की क्रांति 31 मई 1857 को ही एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ पर क्रांति उसी दिन भड़की जिस दिन डेट फिक्स की गई थी, 31 मई 1857 को भरतपुर में। इसके बाद में नीमच में क्रांति हुई 3 जून 1857। नीमच में 3 ही अक्षर हैं, इसलिए 3 दूनी 6, 3/6/57 को 3 जून 1857 को क्रांति भड़की है। सैनिक टुकड़ियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी एबोट वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद अली बेग ने एबोट से पूछा था, बताइए क्या पूछा था, कि जब आप ही हमारे शपथ को पालन नहीं कर पाए तो हम आपकी शपथ का पालन क्यों करें। और यहीं से इनकी अनबन हुई और यहीं से क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हो गई। यहाँ के जो सैनिक गए थे सबसे पहले डूंगला गांव में गए थे, अंग्रेज डूंगला गांव में गए थे चित्तौड़गढ़ में, जहाँ इन्होंने रूगाराम के यहाँ शरण ली थी। उसके बाद में स्वरूप सिंह इन अंग्रेज अधिकारियों को या अंग्रेजों को जग मंदिर में ले आए, पिछोला झील पे बना हुआ है। नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को शरण स्वरूप सिंह ने दी, जबकि क्रांतिकारियों को शरण लक्ष्मण सिंह ने दी, ध्यान रखिए। एरिनपुरा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एरिनपुरा, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर थे। 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा ही एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, बहुत इंपॉर्टेंट नारा। आवा की क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है। आवा के जागीरदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, इसकी कुल देवी का नाम बताइए, सुगाली माता। जो भी काम करते थे सुगाली माता को ध्यान में रख के करते थे। इस समय जोधपुर के शासक तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मेंग मोहसन थे। यहाँ पर 2 प्रमुख युद्ध हुए, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। बैठ से बिठोड़ा 8 सितंबर, चेला से चेलावास 18 सितंबर। चेला कैसा, काला, इसलिए इसे काला गोरे का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज कैसे गोरे, ठीक है। तो चेलावास के युद्ध को क्या कहा गया, काला गोरे का युद्ध कहा गया। हुआ किन के बीच में, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में, जोधपुर की सेना के बीच में, ठीक है। जोधपुर की सेना के रूप में पहला जो युद्ध हुआ बिठोड़ा का युद्ध, यहाँ आए थे ओनाड सिंह और ओनाड सिंह को मार गिराया था, ठीक है। दूसरे अंग्रेज की थे कौन, हीथकोट, ये भी परास्त हुए थे। चेलावास का युद्ध, डेट याद रखनी है, 18 सितंबर 1857। काला गोरे का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर की सेना और अंग्रेजों के मध्य। जीत किसकी हुई, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। जोधपुर की सेना में मुख्य रूप से मेंग मोहसन जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये मारे गए थे, और मेंग मोहसन का जो सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। उसके बाद में होम्स एक बड़ी सेना लेके आए थे और आउवा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से निकल जाते हैं, पृथ्वी सिंह को छोड़कर सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ और कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। होम्स ने यहाँ पर आक्रमण किया और सुगाली माता के मंदिर को उठा ले गया। सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, जिसे 1857 की क्रांति की माता कहा जाता है, जिसके 10 सर 54 हाथ थे, ठीक है। 10 सिर 54 हाथ याद रखने हैं। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857। कोटा एक छावनी नहीं थी, यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो किसके द्वारा किया गया था, जनता के द्वारा किया गया था। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया था। यहाँ पर मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता लाला जयदयाल और मेहराब खां थे, ठीक है। इनके देखरेख में या इनके नेतृत्व में ही जनता ने राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में कैद किया था, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से 5 पदाधिकारी सैनिक अधिकारी मारे गए थे। बर्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एजेंट, सिर काट दिया गया और कोटा की गलियों में घुमाया गया इसको, कोटा शहर में। फ्रैंक और ऑर्थर दोनों पुत्र भी मारे गए, दोनों डॉक्टर सैंडलर और कोटम भी मारे गए। तभी एंट्री होती है करौली के शासक मदन पाल सिंह की, और मदन पाल सिंह राम सिंह द्वितीय को यहाँ से छुड़ा लेते हैं और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है।
इसी बीच मदन पाल के जो रैंक है 17 कर दी गई और राम सिंह की तोप की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। ठीक है, और साथ में मदन पाल सिंह को GCI का अवार्ड दिया गया, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, ये उस उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में मुख्य रूप से 27 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर क्रांति का प्रारंभ और दमन करने वाले दोनों ही कैसे थे बताइए, दोनों ही बाहर के थे। ठीक है, इन सब की चर्चा हम कर ही चुके हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको इस क्लास में याद रखनी है। चलो ठीक है, तो फिर जो भी आपके अगर कोई क्वेश्चन या क्वारी रह गई हो इनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि 2 सैनिक छावनियाँ जहाँ विद्रोह नहीं हुआ था और 6 सैनिक छावनियों में 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था, तो मैं उन 2 सैनिक छावनियों को भी बता देता हूँ। देखिए, 4 में विद्रोह हुआ था, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि निम्न 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। एक थी ब्यावर, ब्यावर कहाँ पड़ती है बताइए, अजमेर में, और एक थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। ये 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ। हालांकि देवली टोंक में बहुत नॉर्मल सा विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो नीमच से जो सैनिक गए थे ना वो देवली होके गए थे, टोंक में होके गए थे, इसलिए वहाँ पर नॉर्मल सी क्रांति हुई थी। हम कह सकते हैं क्रांति तो हुई थी। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।